Hello learners, welcome to my YouTube channel. I am Lavi and today's our topic is nominative absolute. Okay, we are learning to make simple sentence. So nominative absolute. What is the meaning of nominative absolute? Firstly, I will tell you the meaning of these two words. Okay, because these two words is now new for you, right? कि जो दो वर्ड्स हैं ये आपके लिए न्यू हैं, आप इनका मीनिंग नहीं जानते हैं. तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? देखो, सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये मेरा टॉपिक है कि हम सिंपल सेंटेंस को बना रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके. अब मैम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, आप इसके बारे में हमें बताइए. तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, नॉमिनेट का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, मतलब जो एक डूअर है, जो किसी वर्क को परफॉर्म कर रहा है, उसको बोलेंगे नॉमिनेट. एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है फ्री कर देना, उसको बिल्कुल मतलब स्वतंत्र कर देना, फ्री कर देना. तो इन दोनों का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है फ्री सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को फ्री करना. अब मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं सेंटेंसेस को ऐड करने में, क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी. तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं. सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब बोथ सेंटेंसेस, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंस विल बी चेंज्ड. वो क्या होने चाहिए? वुड बी चेंज्ड, वो चेंज्ड होने चाहिए, राइट. रिलेशन बिटवीन रीज़न एंड रिजल्ट इन सेंटेंस, यहाँ पर आपका जो रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है? रीज़न और रिज़ल्ट के बीच में रिलेशन है, वो शो होता है, ठीक. तो ये जो आपका रीज़न वाला पार्ट होगा, जिस सेंटेंस में आपका रीज़न शो हो रहा होगा, आप उस सेंटेंस को चेंज किस में कर देंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आप उस सेंटेंस को चेंज कर देंगे. आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया हो. मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है, फिर मैंने बताया है कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं. सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? वुड बी चेंज्ड, मतलब दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आपके चेंज हो. रीज़न और रिज़ल्ट दोनों सेंटेंस में शो हो रहे हो, एक सेंटेंस में रीज़न शो हो रहा हो और एक सेंटेंस में रिज़ल्ट शो हो रहा हो. तो जिस सेंटेंस में रीज़न शो हो रहा है, आप उस सेंटेंस को चेंज किस में कर देंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर देंगे. अब मेरे पास 3 पार्ट में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम चेंज करते हैं. अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो आप कैसे यूज़ करेंगे इसको? तब आप सब्जेक्ट, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तब आप सब्जेक्ट, हैविंग और इसके बाद आपको बीन यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे. और अगर आपके पास एक्टिव और पैसिव को छोड़कर कोई एक सेंटेंस में बी वर्ब दे रखी हो. अब ये मैम बी वर्ब क्या होती है बेटा? बी एक मेन वर्ब होती है जिसकी सब वर्ब्स होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर. अगर आपके सेंटेंस में ये दे रखी हो तब आप इस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? बीइंग का यूज़ कर देंगे. आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है. अब आगे मैं आपको इसको सेंटेंस के थ्रू बताऊँगी, ठीक है. देखो उधर, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड. जो सन है, जो हमारा सूरज है, वो उगा, है ना, सन रोज हुआ. और द फॉग डिसअपियर्ड, और जो फॉग था, जो कोहरा था, वो क्या हो गया? वो डिसअपियर्ड हो गया, वो दिखाई देना बंद हो गया. तब देखो अब कैसे बनेगा. अब पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि मैम सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस वुड बी चेंज्ड, कि सब्जेक्ट जो है वो चेंज होने चाहिए दोनों सेंटेंसेस के. तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा और एक सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा, ये दोनों चेंज हैं. एक में सन की बात की गई है और एक में फॉग की बात की गई है. तो मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉलो करती है. अब नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन रीज़न एंड रिजल्ट की जो रिलेशन है, रीज़न और रिजल्ट के बीच में रिलेशन शो होना चाहिए. तो एक सेंटेंस में आपको रीज़न दिया होगा तो दूसरा सेंटेंस में आपको रिजल्ट दे रखा होगा. रीज़न होता है कोई भी कारण और रिज़ल्ट होता है उसका परिणाम क्या निकल रहा है. तो इसका कारण क्या है? द सन रोज़, कि जो सन है वो क्या हो गया? वो रोज़ हो गया. ये कारण था, किसका कारण था? ये फॉग को डिसअपियर करने का कारण है. अरे ये बताओ मुझे कि ये जो कोहरा है ये
कैसे डिसअपियर हो गया, कुछ कारण तो होगा। तो मैम सूरज निकल गया इसलिए कोहरा चला गया, है ना। आप ऐसे बोलते हैं ना कि कोहरा हो रहा है बहुत, क्योंकि सूरज तो निकल नहीं रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अब सूरज एकदम निकल गया तो अब कोहरा ऊपर टाटा बाय बाय करके आपको ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये सेम वही कंडीशन है यहाँ पर। फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न शो हुआ है, सेकेंड सेंटेंस में रिजल्ट शो हुआ है। तो जो मेरा रीज़न वाला सेंटेंस होता है आप उसमें क्या लगाएंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कर देंगे, मतलब आप उसका जो सब्जेक्ट है उसको फ्री कर देंगे। तो देखो दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम सेम अलग अलग दे रखे हैं, तब आप क्या बनाएंगे, द सन रोज़। और ये जो सेंटेंस है ये मेरा पैसिव वॉइस में नहीं है, ये मेरा एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उससे पहले कोई ना कोई क्या होता है आपके पास, ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर होनी चाहिए पैसिव वॉइस में, और V3 फॉर्म यूज़ होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी वो भी, डोंट वरी। द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, ठीक है। अब आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी है और हमने देखा है कि मैम रीज़न एक्टिव वॉइस हो तो रीज़न वाले को क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो सब्जेक्ट तो लिख दिया, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैविंग, और रोज़ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मतलब मेन फॉर्म तो राइज होती है, सेकेंड फॉर्म रोज़ होती है, थर्ड फॉर्म राइजन होती है। तो द सन हैविंग राइजन, फिर कॉमा का यूज़ करेंगे आप, और सेकेंड सेंटेंस कैसे लिखेंगे, द फॉग डिसअपियर्ड। तो अब आपका जो ये सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस, इसमें ओनली एक ही सब्जेक्ट है और एक ही क्या है आपका, बोलो, एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। इतना पोर्शन आपका किस में चेंज हो गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, ये सब मेरे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये मेरी क्या बन गई, नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई है, मतलब क्या बन गया, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन गया है। ओके, सेम एक सेंटेंस लिया है मैंने, द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड, कि घंटी बजी और स्कूल क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया। तो मेरे पास दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट द बेल है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट द स्कूल है। फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न शो हुआ है तो इसलिए सेकेंड सेंटेंस में रिजल्ट आया है कि स्कूल की बेल बजी तभी तो छुट्टी हुई है। उसका वो क्या है, बेल बजने का मतलब छुट्टी होने का कारण क्या है कि मैम बेल बज गई है, एकदम छुट्टी हो गई है। तो आप कैसे बनाएंगे, द बेल हैविंग, रिंग रैंग रंग थर्ड फॉर्म, और द स्कूल क्लोज्ड, कि जो स्कूल है वो क्लोज हो गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इधर देखो ध्यान से बहुत, द पुलिस अराइव्ड, कि पुलिस आई है, द मॉब डिस्पर्स्ड, और जो ये मॉब है ये क्या हो गया, ये डिस्पर्स्ड हो गया है। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा और एक सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा। सेकंड कंडीशन में कि हमारा एक में रीज़न होगा और एक में रिजल्ट होगा, और ये मेरी कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि V2 फॉर्म दिखाई गई है। तो इसलिए मैं हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दूंगी, दूसरा सेंटेंस ऐसी का ऐसे ही उतार दूंगी। नेक्स्ट है, द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक। अब देखो देखो हम कैसे पहचानते हैं इसको, अगर हमारी एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, ठीक है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मेरा पैसिव वॉइस है तो मैम पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, राइट। ये मेरा किस में पैटर्न हो गया, ये मेरा पैसिव वॉइस का पैटर्न हो गया। तो जब पैसिव वॉइस होगा तब आपको क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना है, हैविंग लगाना है, बीन लगाना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देना है। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस हुआ तब आपको क्या लगाना है, मैम सब्जेक्ट लगाना है, हैविंग लगाना है, और आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये मेरा पैसिव वॉइस है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर्ब दे रखा है ना, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक। इधर देखो, द वर्क वॉज डन, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा है,
इज एम आर वॉज वर, पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज और वर का यूज़ होता है, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। अगर यहाँ पे वॉज लिखा है तो ये मेरा पास्ट कॉन्टीन्यूस नहीं है। कैसे पहचानोगे? क्योंकि इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रखी। इसके बाद क्या लगी हुई है आपकी? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये मेरा एक पैसिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस होगा तो मैं क्या यूज़ कर दूँगी? हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैं यूज़ कर दूँगी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज है। द वर्क, द वर्क, फिर आप हैविंग बीन डन, सेकेंड सेंटेंस ऐसी का ऐसे ही उतार देना है आपको कॉमा लगा के, वी वेंट बैक, राइट। नेक्स्ट पे पहुंचो। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, कि मेरी पॉकेट क्या कर ली गई है? पिक्ड कर ली गई है। भाई किसी ने वो कर लिया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट पिक करना होता है ना, कि किसी की पॉकेट में कट करके आप फिर पैसे निकाल लेना, ऐसे बोलते हैं। आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, और मेरे पास अब कुछ भी पैसा नहीं था बस फेयर का, मतलब बस के किराया कुछ भी नहीं था। तो ये मेरा पैसिव वॉइस में है, क्योंकि वर्ब के बाद वर्ब की वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर फेयर। क्लियर हो गया एकदम। अब आप इस पे आओ, देखो बताती हूँ। द वेदर वॉज स्ट्रोमी, द प्लेन गॉट लेट, कि जो वेदर था वो स्ट्रोमी था, बहुत तूफ़ानी था, इसलिए जो प्लेन है वो गॉट लेट हो गया, मतलब मेरा जो प्लेन था वो लेट हो गया। तो मैम अब आपने बताया कि इज एम आर वॉज वर है, इसके बाद में अगर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन मैम यहाँ तो स्ट्रोमी दे रखा है, स्ट्रोमी, STROMY, ठीक है, यहाँ तो स्ट्रोमी दे रखा है। तो बेटा ये जो स्ट्रोमी है ना, ये तूफ़ान है, इस वेदर को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया, तो ये मेरा एक एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो जब इज एम आर के बाद में कोई भी एडजेक्टिव लिखा होता है तो जो ये इज एम आर वॉज वर दिया होता है, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक, मेन वर्ब बोलेंगे इसको यहाँ पर। स्ट्रोमी एडजेक्टिव है एक, इसलिए ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जब मेन वर्ब लगी होती है इज एम आर, मैंने आपको बताया हुआ है कि इनकी मेन वर्ब क्या है, इज एम आर की मेन वर्ब क्या होती है? बी होती है। तो आप ING किस में लगा देंगे? बी में लगा देंगे। तो द वेदर बीइंग स्ट्रोमी, द प्लेन गॉट लेट, ठीक है। ये बी वर्ब होती है, इज एम आर वॉज वर, ये सब इनकी वर्ब हैं, और उनके बाद एडजेक्टिव लगाओ तब आपको क्या लगाना है? बीइंग का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखो, इट वॉज अ संडे, क्या था? संडे था। द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल, और जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं गए। तो फर्स्ट में आपका रीज़न है, ये रिज़ल्ट है, तो फर्स्ट में मैम रीज़न है, रिज़ल्ट आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट, ये देखो ये मेरा क्या लिखा हुआ है? वॉज है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब। और ये क्या है? ए संडे, संडे क्या है भाई बताओ ना, ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो हम क्या बनाएंगे? इट बीइंग अ संडे द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल। आई थिंक क्लियर हो गया है। एक सेंटेंस आपके लिए है, इट वॉज कोल्ड, कोल्ड था, नो वन वेंट आउट, इसलिए कोई बाहर नहीं गया, ये रीज़न है। इसका रिजल्ट क्या है? नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। देखो कैसे बनेगा, इट, ये जो वॉज है इसके बाद में कोल्ड लिखा हुआ है, तो ये मेरा जो है ये एडजेक्टिव है एक, है ना, क्योंकि इट की विशेषता बता रहा है कि इट क्या है भैया? कोल्ड है, मौसम जो ठंडा है। तो इट बीइंग कोल्ड, नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। मैंने आपको ये बोला है कि अगर इज एम आर वॉज वर, इनके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, अगर ये काम कर रहे हैं मेन वर्ब का एक सेंटेंस में, तब आप इसको चेंज किस में कर देंगे? मतलब तब आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट लगाना होगा आपको, फिर आप इसको चेंज कर देंगे बीइंग में, और फिर आप आगे अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जो भी सेंटेंस है ना। समझ गए बात को? तो ये हो गया मेरा पूरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। अब देखो, अब ना मेरे पास क्या बचा हुआ है, मैंने आपको पार्टिसिपल्स पढ़ा दिए, मैंने आपको इन्फिनेटिव पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया मेरा आज, और मैंने आपको नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज़, ठीक है। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज़ पढ़ाना है मुझे अब आपको। बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी, अच्छा है। कल मैं आपको उसके लिए वीडियो अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ देखो, ये जो वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रही हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करो। सो बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।